ओपन माइंड गुरुजी के YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में जो ITI सेकंड ईयर में स्टूडेंट है, सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हमारा MCQ का सीरीज चल रहा है। जो MCQ हमें निम्न ने दी है और जिसमें 418 MCQ है, उसी का सीरीज चल रहा है। तो ये आज का उसका 9वां क्लास है। अगर आपको ये जो 418 MCQ है उसका अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, जो कि हमारा हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज में PDF है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ अगर आपको आपका पढ़ाई कितना हो, अगर आपको चेक करना है, आपको जांचना है, तो आप फ्री का मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यह आज का हमारा 9वां क्लास है। अगर आपको इसके पहले के 8 क्लास देखना है तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप प्लेलिस्ट में डायरेक्टली जा सकते हो। और इसके पहले आपको हमने ये दूसरा और तीसरा चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा के, जो इसके पहले 8 क्लासेस हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हमने टिक लगा दिया। और आज के क्लास में हम चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि चौथा मॉड्यूल या तो चौथा यूनिट कहेंगे, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल या तो उद्यमिता कौशल। यानी कि आज के क्लास में आपको क्या करना है, अभी तक इसके पहले क्या हुआ कि हमने कंप्यूटर भी सीख लिए, बातचीत कैसे करना ये भी सीख लिए। तो ये जो चौथा चैप्टर, उसमें आपको क्या सीखना है कि अभी आपको इमेजिन करना है, जब तक ये चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं तब तक आपको क्या इमेजिन करना है कि आपका ITI हो चुका है और अभी हम क्या करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं। अभी एंटरप्रेन्योर का मीनिंग ये होता है कि जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन बाद में बनता है, पर उसके पहले उसको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस का शुरुआती सेटअप करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। यानी कि जो लोगों को जॉब दे, लोगों जॉब करने वाले को एंटरप्रेन्योर नहीं कहा जाता है, जो दूसरे को जॉब देता है ना, वो एंटरप्रेन्योर होता है, जो कंपनी वगैरह खोलता है। तो ऐसे समझिए कि आपका ITI हो गया और आपने एक बड़ी सी कंपनी खोल दी, कोई पावर प्लांट खोल दिया, या तो किसी आपके ट्रेड के रिलेटेड कोई बड़ी कंपनी आपने ओपन कर दी है, तो आप बन गए बिजनेसमैन और आप हो गए अभी एंटरप्रेन्योर। तो वही दिमाग में रख के आपको आगे के सवालों के जवाब देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है ना आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अभी याद रखिए, आप एक बिजनेसमैन हो या तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपके अंदर स्किल भरी भरी है, वही सोच के आपको जवाब देना, यानी कि गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, तो अगर PDF की बात, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो जो 418 निम्न ने MCQ दिए थे वो पूरे मिक्स थे। तो हमने क्या कर दिया, चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन है ना अलग अलग कर दिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और हमें पढ़ाने भी दोनों को भी ईजी जाए। इसलिए हमने क्या कर दिया, सबको चैप्टर वाइज अलग अलग कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे दिख सकते, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल 418 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 दिख रहा है, पर टेंशन नहीं लेना है, हमने बता दिया है कि ये चैप्टर के क्वेश्चन हमने अलग कर दिए। ठीक है, तो अभी देखिए, फैक्ट्री एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। अभी देखो फैक्ट्री की बात चल रही है, यानी कि ये भी एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री बनाने वाला कौन है, वो एंटरप्रेन्योर है। कौन है वो, एंटरप्रेन्योर या तो उद्यमी कहेंगे उसको। ठीक है, तो कारखाना अधिनियम, पता है ना, नियम बहुत सारे हैं। तो जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब से नंबर ऑफ लॉ निकल गया, तो नंबर ऑफ रूल्स निकल गए, नंबर ऑफ एक्ट्स निकल गए। अभी हर इसके ऊपर अलग अलग एक्ट है। लेकिन ये अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आज के क्लास से हम एंटरप्रेन्योर बन गया, तो बिजनेसमैन बन गया, तो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो अभी फैक्ट्री की बात करेंगे हम। तो फैक्ट्री एक्ट जो है, वो फैक्ट्री एक्ट यानी कि कारखाना अधिनियम कब पेश किया गया था, मतलब कौन से साल में पेश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ये पूछा है। तो इसका बराबर ध्यान में रखना है कि 1947 में हम आजाद हो गए। उसके बस एक साल बाद क्या हो गया, 1948 में हमारा जो फैक्ट्री एक्ट है, तभी से पूरे एक्ट लगभग तभी से मतलब हमारे अंदर आ गए ना, हमारे कंट्रोल में आ गए। लेकिन इसके भी पहले 1938 में क्या हुआ था, इसको आगे लाया गया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लेके गए थे कि नहीं अभी ये वाला एक्ट लाना है, बट 10 साल बाद ये क्या हुआ, ये लागू हुआ। यानी कि 1948 में 1948 में ये क्या हुआ, लागू हुआ। तो बराबर ध्यान में रखना है कि जैसे हम स्वतंत्र है उसके एक साल बाद का है, तो बाकी कंफ्यूजन नहीं होगा। 56 नहीं है, 49 भी नहीं है, 80 भी नहीं है, क्या है 1948 यानी कि 1948। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद वेजेस आर पेड। अभी देखो मजदूरी का भुगतान किया जाता है। अभी अगर आपको याद होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में आजू बाजू में मजदूरी का भुगतान जनरली क्या होता है, किसी को डेली भी मिल जाता है। जैसे मजदूरी यानी कि जो वेजेस यानी कि जो काम करते हैं, तो काम करने के बाद उसको भुगतान दिया जाता है, यानी कि पैसे के रूप में उसको भुगतान किया जाता है। तो कहीं पे देखेंगे तो डेली पेमेंट मिलता है,
किसी को कहीं पे देखेंगे तो वीकली पेमेंट मिलता है, किसी किसी को एनुअल पेमेंट मिलता है, यानी कि एक पैकेज मिलता है 1 साल का। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, यानी कि जो हमारे रूल्स है, रूल के हिसाब से जो डिसाइड करके रखा ना कि किस तरह से दे सकते, कभी कहीं कहीं पे सेकंड सैटरडे को देंगे, कभी सेकंड वीक को देंगे, इस तरह से क्या होता है कि जैसे करना है वैसे कर देते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि वेजेस कैसे पेड किया जाना चाहिए या तो कैसे पेड किया जाता है, और रूल के हिसाब से या तो ऐड के हिसाब से देते तो कैसे भी, देखो डेली भी दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं, क्वार्टर यानी कि 3 महीने की बात दे सकते हैं, ईयरली भी दे सकते हो। दे सकने की बात नहीं पूछते, देते हैं ये पूछा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पेमेंट जो स्टैंडर्ड है, जैसे गवर्नमेंट के अगर पेमेंट है वो बराबर मंथली पेमेंट देते हैं या तो मंथली पे करते हैं। आपने भी देखा होगा कि मंथली ही पेमेंट होता है स्टैंडर्ड तरीके से। जनरली तो कहीं जाएंगे तो आपको डेली भी मिल सकता है, बट हमें क्या सोचना है कि आपकी एक कंपनी है, आपने कंपनी ओपन की, आप एंटरप्रेन्योर है और अभी आपको पेमेंट देना है आपके एम्प्लॉय को, तो ध्यान में रखना है कि आपको हर महीने का आपको पेमेंट देना पड़ेगा, ना कि रोज का। मतलब वो रोजंदारी वाला पेमेंट नहीं देना है, आपको मंथली पेमेंट देना है, जिसको सैलरी कहेंगे। तो ये कैसे वेजेस कैसे भुगतान किया जाता है, वो मंथली किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वेन 105 नंबर है, वेन ए वर्कर कॉन्ट्रीब्यूट टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्स द वर्कर इज। अभी देखो एक वर्कर है, हिंदी में भी पढ़ लेते चलिए। जब एक कार्यकर्ता यानी कि वर्कर कहेंगे उसको, जो कंपनी में आपके काम कर रहा है, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने का योगदान देता है। मतलब आपकी कंपनी में जो भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, तो जो भी मशीनरी है, जो भी जिसकी भी आपकी कंपनी होगी, तो आपका जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से अच्छा आपको आउटपुट निकाल के दे, यानी कि आपका प्रोडक्शन बढ़ा दे। ठीक है, प्रोडक्शन का क्वालिटी बढ़ा दे। तो ये आप कर रहे क्या, नहीं, ये आपके एम्प्लॉय कर रहे हैं, या तो आपके कंपनी में या तो इंडस्ट्री में जो भी वर्कर होंगे या तो जो भी एम्प्लॉय होंगे, वो अगर कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे। देखो सिंपल सी बात है कि उसको अप्रभावी नहीं कहेंगे कि वो तो अच्छा काम कर रहा है, हो उसको बैड भी नहीं कहेंगे और सेल्फिश भी नहीं कहेंगे, स्वार्थी भी नहीं कहेंगे। वो क्या रहेगा, प्रोडक्टिव है, यानी कि उसको उत्पादक कहेंगे। उत्पादक का मतलब क्या होता है कि वो क्या कर रहा है, हमारा उत्पादन बढ़ा के दे रहा है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन क्या कर रहा है, बढ़ा के दे रहा है। जो अवेलेबल है उसी से वो एडजस्ट करके बराबर क्या कर रहा है, मतलब जो चल रहा है उसमें क्या कर रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब हमारे आउटपुट में इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो उससे कहेंगे हम प्रोडक्टिव। जो वर्कर रहेगा उसको प्रोडक्टिव वर्कर कहेंगे, तो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पीपी मीन्स। अभी देखो ये सब है ना, ये सब बहुत से क्वेश्चन आप है ना फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। अगर फर्स्ट ईयर आपने अगर एम्प्लॉयबिलिटी हमसे पढ़ा है तो तब हमने इसको अच्छे से भी एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली ये पीपी जो वर्ड है, तो जब कोरोना आया था ना, तो ये फेमस हो गया था। मतलब लगभग सभी को पता था कि पीपी किट का मतलब क्या होता है, तो पीपी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखिए ये पीपी मतलब क्या होता है कि जो आप काम कर रहे हो उस काम में जो भी खतरे है उस खतरों से बचाने वाली किट, उसको पीपीई किट कहा जाता है। तो उसको लॉन्ग फॉर्म अगर देखेंगे ना तो उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है। तो अब इसका मीनिंग क्या है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में बराबर ऐसे ही ध्यान में रखना है। क्यों, तो पीपी का लॉन्ग फॉर्म पर्सनल, यानी कि अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो आपके बाकी शरीर से ज्यादा आपकी आंखें खराब हो सकती है, तो ये गॉगल लगा देंगे आप, तो उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहेंगे। ठीक है, कहीं पे अगर सर पे मतलब ऊपर में काम चल रहा है तो सर पे कुछ गिर सकता है तो हेलमेट लगा देंगे। ठीक है, कहीं पे ज्यादा पोल्यूशन है या तो केमिकल का काम है, वहां पे मास्क लगा देंगे। नीचे अगर खतरा हो सकता है, पैर को लग सकता है, पैर कट सकता है, तो शूज लगा देंगे हम। हाथ में हैंड ग्लोव्स लगा देंगे। ठीक है, कान को हेडफोन लगा देंगे जिससे आवाज नहीं आता है, आपको गाना नहीं सुनाई देता है, आवाज बंद हो जाता है बाहर से आने वाला। इस तरह से जो लगा के होता है उसको क्या कहा जाता है, पीपी। जैसे कोरोना आया था तो डॉक्टर लोगों के लिए अलग थी, लेकिन हमारे लिए क्या होती है, अलग होती है, तो उसको कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि इसका बी क्या है, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ऑफरिंग। अभी देखो प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे एक की पेशकश करके, यानी कि क्या करके आप उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको आपकी इंडस्ट्री है और आपको क्या करना है, अभी प्रोडक्शन बढ़ाना है। अभी दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो ज्यादा वर्कर लाएंगे, ज्यादा मशीन लाएंगे, या तो जितने वर्कर है उतने ही वर्कर रख के उनको क्या करेंगे, अच्छा सा एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, या तो उनको ज्यादा की स्किल देंगे, यानी कि वो ज्यादा स्किलफुल हो जाएंगे, यानी कि क्या कर पाएंगे, वो ज्यादा का आउटपुट निकाल पाएंगे। तो ऑप्शन में पढ़ेंगे तो देखो उनको ट्रेनिंग देंगे, सिर्फ ओनली बोला है, तो सिर्फ ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा। उसको जॉब साइट एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग के साथ साथ उनको एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा कि नहीं, ये ऐसे मतलब एक्सपीरियंस से अलग होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, और यहाँ पे भी ओनली लिखा है, यानी कि केवल एक तो ट्रेनिंग दे दो या तो केवल आप जॉब का एक्सपीरियंस दे दो, ये दोनों भी नहीं, हमें दोनों की जरूरत चाहिए, मतलब एक एक अलग अलग नहीं। तो हमें उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी और उनको जॉब साइट का एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा, यानी कि उनको प्रशिक्षण और नौकरी का अनुभव भी देना पड़ेगा जो उनको काम करना है। दोनों जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है
प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम द कट बर्न एंड हार्मफुल लिक्विड। तो अभी आपको क्या करना है, आपके हाथों को बचाना है, यानी कि हाथों को कटने से, जलने से, हानिकारक तरल पदार्थ से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, अभी भी बताया कि अगर हाथ को लगाना है तो हाथ को क्या करेंगे, आप ग्लोव्स लगा देंगे। ठीक है, ग्लोव्स लगा देंगे तो उसको दस्ताने कहा जाता है। अभी गॉगल तो आंखों को लगाएंगे, ईयर प्लग तो कानों को लगाएंगे, जो हेडफोन है वो। ठीक है, हेलमेट तो सर पे लगाएंगे। अभी हाथ में तो ये सब नहीं डालने वाले, हाथ में क्या लगाने वाले हम, दस्ताने, जिसको क्या कहेंगे, ग्लोव्स कहेंगे। यानी कि इसका बी आंसर क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एंट्री लेवल जॉब। अभी देखो एंट्री लेवल जॉब, ये बराबर जितने हम अंडरलाइन करते हैं ना, बराबर वो ध्यान में रखना है, सिर्फ उतना ही कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है ताकि क्वेश्चन ही आपको याद हो जाए। ठीक है, आफ्टर द आईटीआई फॉर इंटीरियर डिजाइन, यानी कि आप क्या बन गए, इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिजाइनर मतलब क्या होता है, जो घर के अंदर के काम करता है, इंटीरियर का काम करते हैं और डेकोरेटिव वाला काम करते हैं घर के अंदर का। ठीक है, इसको इंटीरियर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपका आईटीआई हो चुका है और आप इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स कर चुके हैं आईटीआई में, तो आप शुरुआती, जैसे अभी आईटीआई हो गया है और आईटीआई के बाद अभी आप जॉब पे जाने वाला है, तो आपको जॉब लगने वाला है, तो आप काम करने वाले, तो आप कौन सा काम करेंगे या तो किस कैटेगरी में आप इन्वॉल्व होंगे। तो देखिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, इनमें से कौन सा इंटीरियर डिजाइन के लिए आईटीआई के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है, ऐसे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे नॉट बोला है ध्यान से कि कौन सा नहीं है, यानी कि आप जॉब करने के बाद कौन सा काम नहीं कर सकते, जो ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन में देखेंगे, एक पहला है स्पेशलिस्ट, उसको फिलहाल के लिए छोड़ देते। ठीक है, अभी देखो आप इंटीरियर डिजाइन का कोर्स किया है तो आप इंटीरियर तो बन जाएंगे, तो ये तो बन जाएंगे, बट यहाँ पे क्या पूछा है कि क्या नहीं कर सकते, या तो जैसे आईटीआई होता है उसके बाद कौन सा जॉब नहीं है आपके लिए, ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप इंटीरियर तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जूनियर इंटीरियर भी बन जाएंगे, यानी कि जूनियर भी बन जाएंगे, यानी कि किसी सीनियर के अंडर में काम करेंगे, ये भी हो सकता है। या तो डिजाइन असिस्टेंट बनेंगे। असिस्टेंट भी मतलब क्या होता है कि किसी ना किसी के हाथ के नीचे काम करना, तो ये सब आप शुरुआत में करेंगे। लेकिन पहला वाला ऑप्शन है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट आप जैसे आईटीआई हो जाएंगे आप स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, नहीं, उसके लिए आपको ज्यादा अनुभव लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, कुछ दिन के बाद आप क्या बन सकते हो, स्पेशलिस्ट। तो क्वेश्चन में पूछा था कि अभी जाने के बाद आप कौन सा नहीं कर सकते, तो आप स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते, बाकी आप तीनों भी जॉब कर सकते हो आईटीआई होने के तुरंत बाद। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सी, क्यों तो यहाँ पे नॉट पूछा गया था इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम makes use some tools for problem solving, which of this is not one of them। अभी देखो मैं जो QMS, ये शॉर्टकट भी है उसका, QMS मतलब होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा, जो फर्स्ट ईयर में अगर आपने पढ़ा होगा, तो जैसे आपके पास 5D था, ठीक है, 5S था, उसके बाद फिश बोन था, इस तरह से टूल होते हैं, मतलब उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। कोई भी प्रॉब्लम होता है आपके लाइफ में नहीं बोलेंगे, अभी इंडस्ट्री में बोलेंगे, लाइफ में भी उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बराबर सॉर्ट आउट किया जाए। तो यहाँ पे पूछा है कि नीचे में से कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो देखो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग किया जाता है, यानी कि वही जो मेथड है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो देखो फिश बोन से भी क्या होता है, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 5D और 5S भी मेथड होता है और काइजेन भी प्रिंसिपल होता है। अभी ये सब है ना, फर्स्ट ईयर में हमने एकदम अच्छी तरह से समझाए थे पूरे के पूरे प्रिंसिपल, लेकिन ये 4D और 4S मेथड इसमें QSM में नहीं आता, या तो QSM में नहीं होता है। तो ध्यान में रखना 4D और 4S नहीं होता है, तो हमें नहीं पूछा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद ISO स्टैंड फॉर। ठीक है, ये भी हमने मतलब ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ISO मतलब क्या होता है, तो इसका ये सिंबल है इसका, ठीक है, ISO होता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। कैसे होता है, इंटरनेशनल, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल वर्ल्ड की बोल सकते हैं, इंटरनेशनल है उसके कारण, तो उनका एक स्टैंडर्ड होता है। हर चीज का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। अभी ऑफिशियल वर्क को, या तो आपका प्रोडक्शन हो, या तो आप जो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, या तो लोगों को जो सर्विस दे रहे हैं उसके बारे में निगरानी रखना, या तो उसके ऊपर अमल करना, ये सब किसका काम है, ये ISO का काम है। तो उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा था। देखो ऑर्डर नहीं है, वो मतलब इतना ध्यान में रखना। देखो आई मतलब इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल है, इतना ध्यान में रखना। आई मतलब इंटरनेशनल है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजर है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन ये वाला सही है, बट यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन है, तो स्टेबिलाईजेशन नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहाँ पे अगर आप शॉर्टकट देखेंगे ना, तो ये IOS ये ऐसे स्टैंडर्ड है, मतलब ये शॉर्टकट इस तरह से, बट शॉर्टकट एक्चुअल क्या है, ISO है। तो पढ़ते वक्त आपको कंफ्यूजन नहीं होने को ना कि सर ISO है, और यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऐसे लिखा है, तो उसको उल्टा नहीं करना है। क्यों तो ऑप्शन में कभी कभी होता है कि क्या होता है कि पहले क्या लिखा जाता है, इंटरनेशनल, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट ऐसे नहीं करना है। आपका मतलब
शॉर्टकट में थोड़ा सा उल्टा है और पढ़ते वक्त थोड़ा सा उल्टा है, तो बराबर कॉन्सेंट्रेशन से आपको पढ़ना है कि आईएसओ का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, इंग्लिश हिंदी दोनों चेंज नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये किसका था, आईएसओ का था, ठीक है। उसके बाद है बीएसआई, ठीक है। अभी ये बीएसआई आपने इसके पहले भी सुना होगा, आपने आईटी किया या तो कर रहे हो, तो आपके आईटीआई में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो बीएसआई स्टैंडर्ड के चाहिए। कैसे चाहिए, बीएसआई स्टैंडर्ड के। क्यों, तो लेकिन आप देखेंगे ना, तो अगर प्राइवेट आईटीआई आपका या तो जो भी है, तो उसमें आप देखेंगे ना, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड का नहीं होता है, मतलब बीएसआई स्टैंडर्ड का नहीं होता है। उसके कारण आप अगर कहीं फ्लैट पे अगर हैमर मारते हो तो फ्लैट ना टूटते हुए, तो फ्लैट ना मुड़ते हुए आपका हैमर टूट जाएगा। क्यों, तो उसका बीएसआई स्टैंडर्ड नहीं होता है। कोई मशीन खराब होती है, वो स्टैंडर्ड तरीके से रिजल्ट नहीं देते, कोई मीटर होते हैं। क्यों, तो एक बीएसआई हमारा जैसे आईएसओ है, आईएसओ में ही मतलब इसी बीएसआई के जो कार्यकारी या तो जो मेन अधिकारी है, वही क्या होता है, आईएसआई को मतलब हमें इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम जो बाहर निकलते देश के, तो ये बीएसआई के ही मेन लीडर होते हैं जो आईएसओ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। तो अभी इसका लॉन्ग फॉर्म की बात करेंगे तो ये होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो इसका काम होता है कि वही अपना स्टैंडर्ड क्या करना, मेंटेन करना। तो ये आईएसओ के अंडर में आता है कौन, बीआईएस। तो ये हमारे इंडिया का एक स्टैंडर्ड है, इसलिए यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड ऐसे बोला जाता है। तो इसका इस तरह से सिंबल होता है। तो ये काय का है, बीएसआई का है। तो बराबर ध्यान में रखना, इसका ए है। तो देखो ब्यूरो, अब देखो यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं है, आईएसओ में इंटरनेशनल है, लेकिन ये क्या है, इंडिया का है, और वो क्या है, इंटरनेशनल वाला था आईएसओ, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल, तो ये भी गलत हो गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेट का नहीं होता है, ये पूरा इंडिया का है, तो ये स्टैंडर्ड कहेंगे उसको, ठीक है। उसको बोर्ड भी नहीं है, उसको ब्यूरो कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल ए वाला सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है द बिजनेस आइडिया शुड बी। अभी देखो, जो आप अभी आइडिया हो गया आपका, ठीक है, आइडिया हो गया मतलब अभी होने वाला है। तो जैसे होंगे, तो आपको अगर बिजनेस करना है, तो देखो पढ़ना यानी कि सिर्फ जॉब के लिए नहीं पढ़ा जाता है, अब बिजनेस करने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है। क्यों, तो आपके अंदर क्या होना, स्किल होना। कोई भी काम करना है आपको, तो उसके लिए स्किल की जरूरत होती है। तो वही स्किल आप पढ़ के ले लेते हो या तो पढ़ के आत्मसात कर लेते हो। तो अभी आप ही पूछा है कि बिजनेस आइडिया शुड बी, यानी कि अगर आप बिजनेस डालने वाले हो, तो बिजनेस बनाने वाले हो, तो उसमें आइडिया किस तरह से चाहिए या तो किस तरह से होनी चाहिए आपका बिजनेस। अभी देखो, आप बोलेंगे कि कोई भी बिजनेस डाल देंगे चल जाएगा, ऐसे नहीं। बिजनेस कैसे होना कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होने का है, जो वो बिजनेस लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वही बिजनेस चल सकता है। जैसे अभी यूट्यूब चैनल की बात करेंगे, तो अभी हम पढ़ा रहे, किसको पढ़ा रहे, आईटीआई वालों को। अभी ये कब चलता है पता है, जब आपके एग्जाम, अभी वीडियो कब बना होगा पता नहीं, लेकिन आप कब देखेंगे पता है, जब एग्जाम रहेंगे आप तभी देखेंगे, बाकी दिन तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह का क्या होता है, बिजनेस लिमिटेड होता है, मतलब उससे फायदा नहीं होता है आपको। लेकिन आपको ऐसा बिजनेस सोचना है कि डेली लोगों को मतलब उसकी प्रॉब्लम आए और प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। जैसे टूथब्रश हो, आपको कपड़े धोने का साबुन हो, जो भी डेली लगता है वो, उसके ऊपर अगर आप बिजनेस खोलते हो तो आपका बिजनेस क्या होता है, डेफिनेटली चलता ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि बिजनेस के लिए जो आइडिया रहेगी वो किस तरह से चाहिए, तो व्यापार विचार चाहिए, लेकिन किस तरह का, तो देखिए सेटिस्फाई ओनली माई नीड, यानी कि सिर्फ मेरी जरूरत पूरी हो। अगर समझो कि हमें खाने का अच्छा शौक है, तो हम सिर्फ होटल डाल देंगे, लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए समझो, तो होटल चलने वाला है क्या, नहीं। या तो सिर्फ मेरी जरूरत पूरी हो, लोगों की जरूरत का अपने को कुछ नहीं करना है, वो भी बिजनेस आपका चलने वाला नहीं है। तो ये पहला वाला नहीं है कि सिर्फ आपको मतलब केवल मेरी जरूरत पूरी हो, ऐसा वाला भी बिजनेस आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन सॉल्व समवन प्रॉब्लम, अगर आप किसी की समस्या उस बिजनेस से सॉल्व कर पा रहे हो, तब चल के आपका बिजनेस 100% ग्रो होगा। जैसे कि अभी अमेजॉन देखेंगे, फ्लिपकार्ट देखेंगे, जैसे ओला है आपके पास, ऐसे नंबर ऑफ बिजनेस के एग्जांपल है कि जो क्या कर रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं और अच्छे से बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है सेव द वर्ल्ड, दुनिया बचाने के लिए भी बिजनेस को सोचना नहीं है। उसके बाद नन ऑफ द अबव के तो सवाल नहीं उठता, ये बी वाला आंसर बिल्कुल सही है कि किसी भी समस्या का अगर वहां पे निराकरण होता है तो उसको समाधान होता है, वही बिजनेस आपका चलेगा, और वैसे ही क्या होना, आपके बिजनेस की आइडिया होना। तो इसके लिए इसका बी आंसर क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अभी देखो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि देखो एक सफल उद्यमी बनना है, उद्यमी यानी कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो होने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, यानी कि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो नीचे दिए में से आपके पास क्या होना, कौन सी स्किल होना, कौन सी बात होना, ये सब अभी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको जवाब कौन सा देना है। तो देखिए हैव एन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, यानी कि आपका है ना मानसिकता बिल्कुल रखना चाहिए आपको कि हम
उद्यमी बनेंगे या तो हम बिजनेसमैन बनने वाले हैं, या आपके माइंडसेट में सेट होना। नहीं तो घर वाले जबरदस्ती आपको कोई दुकान लगा के दे रहे, बिजनेस खोल के दे रहे, तो बिजनेस चलेगा नहीं, वो डूब जाएगा। वो आपके मन में होना कि नहीं हमें ये चलाना है या तो हमें ये करना है, तो आपका क्या होना, माइंड सेट होना। क्या होना, आपका माइंड सेट होना। तभी भी क्या माइंड सेट होना कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, तभी आप क्या कर सकते हो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, या तो सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन भी बन सकते हो। ठीक है, अर्निंग मनी, सिर्फ ये पैसा कमाने से एंटरप्रेन्योर नहीं बनता है कोई। सर्विंग द सोसाइटी, समाज सेवा करके भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनता है। एक्सपांडिंग मेनी मार्केट्स पॉसिबल, यानी कि अधिक से अधिक बाजार विस्तार करने के लिए बहुत सारी कंपनी खोल देना, समझो, इससे भी आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनते। उसके लिए आपका माइंड सेट होना, यानी कि आप दिमाग से बिल्कुल तैयार होना कि नहीं हमें क्या करना है, बिजनेस ही करना है। ठीक है, तो ये क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है अगर आपको उद्यमी बनना है तब। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है knowing what you are good at and what you need to improve on is the quality of। अभी देखिए, यह जानना कि आप किस में अच्छे हो और आपको किस में सुधार करने की आवश्यकता है, तो ये निम्न में से गुण को, मतलब उस क्वालिटी को आप क्या कहेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला मतलब सेम इसी तरह का मीनिंग वही था क्वेश्चन का। तो हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था, जब आपने संचार वाला जो चैप्टर है, वो अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जो चैप्टर दूसरा था, इसके पहले हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। सेम क्वेश्चन था कि आपको आपके अंदर कौन सी अच्छी बातें और कौन सी बातें अच्छी नहीं है, जिसको आपको इंप्रूव करना है, ये सब पता लगाना। या तो उस गुण को क्या कहेंगे, उस गुण को हम कहेंगे सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता, यानी कि खुद के बारे में पता होना। खुद के बारे में, हमें बाकी के बारे में ज्यादा पता होता है, बट हम खुद के ही अंदर झांक के नहीं देखते और खुद को ही पहचान नहीं पाते। तो वही जो एक गुण होता है आपके अंदर, जो क्वालिटी होती है, उसको क्या कहा जाता है, सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। ठीक है, सेल्फ बिलीव भी नहीं होता है, इंडिपेंडेंट भी नहीं होता है, और गिल्ट यानी कि धैर्य भी नहीं होता है। तो ये वाला क्या है, इसको क्या कहेंगे, सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता, यानी कि खुद के बारे में खुद जान लेना उसको। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग डिसीजन ऑन योर ओन। ठीक है, आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है खुद, आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज द क्वालिटी ऑफ। अभी ये किसकी क्वालिटी है कि एक डिसीजन लेने से पहले क्या करेंगे, वो थिंकिंग यानी कि सोचेंगे। हिंदी में पढ़ लेते हैं, स्वयं निर्णय लेना, खुद ही निर्णय लेना है, उनके बारे में सोच समझकर निर्णय लेने का गुण, जिसका गुण होता है। अभी पूछेंगे कि किस उसको क्या कहेंगे या तो क्या कहेंगे। ठीक है, अभी देखिए, खुद का, और हम जो है खुद का डिसीजन खुद ले रहे, ठीक है, वो भी सोच के, तो देखिए उसको सेल्फ अवेयरनेस नहीं कहेंगे। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस अलग होता है जो हमने एक्सप्लेन किया। सेल्फ बिलीव यानी कि आत्मविश्वास, ये भी बात अलग है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, ये बात सही है कि अगर हम खुद ही सोच के अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, या तो कोई लेना है, निर्णय लेना है, तो उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र है हम, तो स्वतंत्र तरीके से निर्णय लेना, उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, या तो स्वतंत्र निर्णय लेना। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद व्हाट इज द प्रोटोटाइप। अभी ठीक है, प्रोटोटाइप का मीनिंग क्या है, अभी यहाँ पे पूछे, देखो या ऑप्शन में देखेंगे, एक प्रोटोटाइप क्या होता है। अभी प्रोटोटाइप मतलब एक सिंपल सा हम एग्जांपल देते हैं। प्रोटोटाइप मतलब जैसे आपने आइडिया हो गया और आपने अभी दिमाग लगा लिया कि नहीं हमें इसकी अभी कंपनी खोलना है, कोई जूता बनाना है या तो कोई कुछ और बनाना है। ठीक है, तो वो जो भी बनाना है आपको, समझो जूते की कंपनी भी बनाना है, तो पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले उसका एक फ्रंट, जैसे वो पिक्चर वगैरह रिलीज होने के पहले या तो वेब सीरीज रिलीज होने के पहले क्या करते हैं कि उसका टीजर लॉन्च कर देते हैं। क्या लॉन्च कर देते, टीजर, यानी कि उसमें क्या हो सकता है ये दिखा देते हैं आपको छोटे से, मतलब कुछ सेकंड में, जबकि वो बहुत घंटे का होता है। उसी तरह से अगर आपको कुछ शूज बनाना है या तो कोई कंपनी खोलना है, तो जो भी करना है आपको पहले आपका एक फर्स्ट प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है, लोगों को लाना पड़ता है। अभी भले उसका फोटो भी हो सकता है, या तो टेस्ट भी हो सकती है, या तो कोई चीज भी हो सकती है। तो जो फर्स्ट होता है ना, मतलब फर्स्ट टाइम बाहर निकलता है, उसको प्रोटोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटोटाइप कहा जाता है। तो देखेंगे, बिजनेस आइडिया बिल्कुल नहीं बोलेंगे, व्यापार का विचार नहीं हो, टाइपिंग द प्रोडक्ट सर्विस, ये भी नहीं है। ठीक है, बिजनेस प्लान नहीं है। सेलिंग द प्रोडक्ट, इसको भी नहीं कहेंगे हम प्रोटोटाइप। द फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि किसी उत्पादन सेवा का पहला संस्करण, यानी कि जो फर्स्ट निकलता है बाहर, जो फर्स्ट कॉपी कहते हैं, उसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉपी। तो उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, प्रोटोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो ध्यान में रखना, जो फर्स्ट बिजनेस का पहला आइडिया और पहला कॉपी होता है, फर्स्ट कॉपी होता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोटाइप कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, वन इंपॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली, एक प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए
महत्वपूर्ण नियम है। अभी देखो नेटवर्क का मतलब जो आपके मोबाइल में नेटवर्क है उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस में नेटवर्क यानी क्या होता है? नेटवर्क यानी कि कॉन्टैक्ट, नेटवर्क यानी कि क्या? कॉन्टैक्ट। तो अभी आपके मोबाइल में जो नेटवर्क आ रहा है उसका और इसका कोई संबंध नहीं है। मोबाइल का नेटवर्क अलग है और हमारे ये बिजनेस का नेटवर्क क्या होता है? अलग होता है। यानी कि अलग अलग कंपनी के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग एरिया के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखना, उसको क्या कहते हैं? हम नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि नेटवर्क बनाने का इंपॉर्टेंट रूल क्या है। अभी नेटवर्क कब हो सकता है? जब आप किसी को मिलेंगे, मिलजुल के रहेंगे, कांटेक्ट करते रहेंगे, तब आपका नेटवर्क क्या हो सकता है? स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, तो देखो टॉक टू सम पीपल, ठीक है, सेम सम नहीं है, सॉरी सेम है, यानी कि उन्हीं लोगों से, मतलब एक ही रोज मिला उसी को बताते जाओ अपने बिजनेस के बारे में और उसी से बात करते जाओ, तो ये आपका सही नेटवर्क बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, उसके बाद कीप इन टच विथ योर कॉन्टैक्ट। ये सही बात है कि अपने संपर्क में जो भी लोग हैं वो सभी लोगों के ना टच में रहो। ठीक है, टच में रहो यानी कि कॉन्टैक्ट में रहो, ये बिल्कुल इफेक्टिव तरीका है आपके नेटवर्किंग बढ़ाने का। ठीक है, फोकस ऑन सेलिंग, ये भी नेटवर्किंग बढ़ाने का तरीका नहीं है। उसके बाद आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर, आपको कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करके भी आपका नेटवर्क बढ़ने वाला नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कॉन्टैक्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो उसके बाद है नेटवर्किंग इज। अभी नेटवर्किंग किसे कहा जाएगा? अभी मैं बताया किसे कहा जाएगा कि एक दूसरे से कांटेक्ट रखना, तब क्या होता है? हमारी नेटवर्किंग बढ़ती है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है कि नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है। तो नेटवर्किंग मींस क्या होता है? देखो मेकिंग एनिमी यानी कि दुश्मन पैदा करना, ये नेटवर्किंग का काम है क्या? बिल्कुल नहीं है। आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन पता करना, ये भी हमारे नेटवर्किंग का काम नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रतिस्पर्धी के साथ अब उसकी पहचान करना, ये हमारा नेटवर्किंग नहीं कहेंगे। मेकिंग कनेक्शन विथ अदर बिजनेस एंड कस्टमर, यानी कि अन्य व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखना या तो बनाना नए, उसको क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, जॉइन सोशल नेटवर्क, पहले बताया सोशल नेटवर्क का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इसका सी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे पूछा है कि एक टैगलाइन इज, एक टैगलाइन क्या होती है? टैगलाइन का अर्थ क्या होता है? जैसे अपना चैनल है ओपन माइंड गुरुजी, जैसे आपको इंट्रोडक्शन में दिखता है ओपन माइंड गुरुजी, उसके नीचे एक सेंटेंस लिखा आता है द कंप्लीट गाइडेंस। क्या लिखा आता है? द कंप्लीट गाइडेंस, यानी कि आपको पता चल जाता है कि नहीं ये चैनल पे आपको कंप्लीटली गाइडेंस मिलता है, उसको टैगलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैगलाइन। हर कंपनी की एक टैगलाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, सभी को पता है, खाने वाला एप्पल नहीं, आईफोन वाला एप्पल, या तो उनका लैपटॉप होता है, आईफोन होता है, तो उनका होता है थिंक डिफरेंट, उनका टैगलाइन है। जैसे कोका कोला आपने पिया होगा, उनका टैगलाइन होता है ओपन हैप्पीनेस। जैसे आपने शूज वगैरह पहना होगा, नाइकी का है तो निकी कहेंगे या तो नाइकी कहेंगे उसको। ठीक है, इस तरह का ये लोगो है उनका। तो जस्ट डू इट, क्या कहते हैं उसको? जस्ट डू इट, ये उनका टैगलाइन है। जैसे फोर्ड की आपने कार देखी होंगी, उनका है गो फर्दर, ये उनका टैगलाइन है। उसी तरह से टैगलाइन का मीनिंग क्या होता है कि उस टैगलाइन से है ना वो बिजनेस क्या है तो उसके बारे में शॉर्टकट में पता रहता है, तो उसके बारे में कैसे हम हमारे मन में भी सेव होके रहता है। नाम भले भूल जाएंगे हम, लेकिन उनका टैगलाइन बराबर याद रखते हैं। उसी तरह से वो टैगलाइन भी बनाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बनाया जाता है। तो उसमें उस कंपनी का डिस्क्रिप्शन होता है, एक तरह का डिस्क्रिप्शन, यानी कि शॉर्टकट में हमें समझ में आता है कि नहीं इसको कहना क्या है। जैसे कोको कोला ने बोल दिया ओपन द हैप्पीनेस, यानी कि बॉटल खोलेंगे तो आपको बहुत खुशी हो जाएगी, तो ऐसी खुशी हो जाती है, शायद आपको पी के कभी पी के देख लेना। ठीक है, तो देखिए ये प्लास्टिक बैग यू अटैच टू योर प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्लास्टिक बैग होता है क्या कि जो आपके प्रोडक्ट को अटैच है? बिल्कुल नहीं, उसको भी टैगलाइन नहीं कहेंगे, ये भी गलत हो गया। मीन टेकिंग फन ऑफ योर बिजनेस, यानी कि मेम यानी कि आपका मजाक उड़ाने के लिए टैगलाइन लगाया जाता है क्या? नहीं, उस टैगलाइन में डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, यानी कि आपका जो व्यवसाय है उसका उसमें विवरण दिख जाता है उस डिस्क्रिप्शन में आपको, या तो उस टैगलाइन में। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या है? बिल्कुल भैया, ये जोक भी नहीं है, जोक करने के लिए टैगलाइन नहीं लगाते, बट ऐसे फनी होता है वो टैगलाइन जो क्या हमेशा हमारे याद में रहे। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद if you want to give people relevant information about you and your business in easy way you will, अगर आपको देखो आपको क्या करना है, लोगों के सामने अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसान तरीके से देना है, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपका बिजनेस और हम आपको मिलने आ गए, समझो अभी हम आपको पहचानते नहीं है बट आ गए आपके पास, और आपको क्या करना है, जो भी हमारी बातचीत हुई जो भी हुई, तो जाते जाते आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका उसमें हमें बराबर आपका नाम पता रहने को ना, आपका एड्रेस पता रहने को ना, आपका कॉन्टैक्ट नंबर पता रहने को ना, आपका बिजनेस का है क्या उसका डिस्क्रिप्शन, तो आप ऐसा क्या करेंगे? आते ही हमें लेक्चर देना स्टार्ट कर दें तो हम उठ के भाग जाएंगे।
तो ये सही तरीका नहीं है। तो ऑप्शन में हमें देखना है कि 4 में से कौन सा सही तरीका है कि अगर आपको आपके बारे में, आपके बिजनेस बारे में किसी को बताना है। तो देखिए, राइट इट ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू देम। ठीक है, अभी एक पेपर पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे और दे देंगे। अच्छा दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आप तो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तो ये आपको शोभा नहीं देगा कि एक कागज के टुकड़े पे लिखेंगे और उन्हें बोलेंगे कि दे देंगे, ये लो हमारा एड्रेस, नाम जो भी है। ठीक है, वर्बली टेल देम टू दे आस्क, यानी कि उसको उनको मुंह से बताएंगे, जैसे हम बता रहे हैं ना आपको कि हमारा नाम ये है, वो है, वैसे डिस्क्रिप्शन देते बैठेंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन आस्क देम टू सर्च ऑन गूगल, आप उनको बोलेंगे कि अरे गूगल पे सर्च मार दो, हमारे बारे में पता चल जाएगा, ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन गिव देम ए बिजनेस कार्ड, यानी कि जैसे विजिटिंग कार्ड होता है ना, उसी तरह से अगर आप बिजनेस कार्ड बनाते हो और दे देते हो फट से, तो स्टोरी खत्म। हम आएंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, जो भी बिजनेस का बातचीत करना है, आपको हम नाम भी नहीं पूछेंगे, आप जाते जाते हमें हमारे हाथ में आपका बिजनेस कार्ड थमा देंगे, हम जाएंगे तो आराम से देखेंगे, तो आपका नाम भी पता चल जाएगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका कंपनी क्या क्या प्रोडक्शन करता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो ये एक सही तरीका होता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि क्या करेंगे, उन्हें आप आपका व्यवसायिक कार्ड दे देंगे, तो इसलिए इसका डी आंसर क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। उसके बाद अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज। अनीता ने क्या कर दिया कि इंस्टाग्राम का पेज स्टार्ट कर दिया, जो आपका भी पेज होगा शायद, बट उसने क्या किया, आपसे कुछ अलग किया। आपने शायद पोस्ट डाली होंगी, कोई रील डाली होगी इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो अनीता ने क्या किया कि हर क्राफ्ट बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उस पेज पे क्राफ्ट बिजनेस वाला पेज स्टार्ट कर दिया। ही यूज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि उसका अनीता ने क्या कर दिया कि अभी उसको बिजनेस करना है, आपने कुछ प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे बेच रही है। क्या कर रही है? इंस्टाग्राम पे बेच रही है। तो वो जो यूज कर रही है वो प्लेटफॉर्म है ना, जैसे दुकान लगाते हम फिजिकली, वो अलग होता है, बट ऑनलाइन आप बेच रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो ये पूछा। देखो, अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, तो उनमें मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। तो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? तो उसको क्या कहेंगे? ऑनलाइन मार्केटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑनलाइन। देखो, टैगलाइन अलग है, जो हमने समझा दिया अभी। पोस्टर लगा देना, ये तो पोस्टर लगा देंगे तो ये अलग हो गया, इंस्टाग्राम के पेज का कोई लेना नहीं देना ही। नेटवर्किंग का भी यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं उसको, जो अनीता ने किया है इंस्टाग्राम पे एक पेज बना के। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या बिल्कुल सही है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स आर, यानी कि मानव संसाधन क्या होता है? देखो, हर डिपार्टमेंट में जाएंगे ना आप, कहीं जॉब करने जाएंगे, तो आपका पहले रिज्यूम है ना एचआर के पास जाता है। एचआर मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव संसाधन। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके एम्प्लॉय है, जो आपके स्टाफ है, या तो उसमें आप भी हो सकते हो कभी चल के, तो वो जो संसाधन, मानव संसाधन जो होते हैं, यानी कि काम करने वाले सब जो लोग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एचआर कहा जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स, एचआर का एक हेड होता है, उसको एचआर हेड कहा जाता है, वो अलग। बट सभी एम्प्लॉय किसके अंडर में आते हैं? ह्यूमन रिसोर्स के अंदर में आते हैं, तो जिसको कहा जाता है मानव संसाधन। तो अभी देखेंगे, यूर नेबर, नेबर को एचआर कहेंगे क्या? एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल नहीं कहेंगे। यूर स्टाफ, यूर एम्प्लॉय एंड अदर हेल्पर, यानी कि आपके कर्मचारी और अन्य सहयोगी जो होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिसोर्स, या तो हमारे क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो इसका बी आंसर क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? रोक देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने को ना। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो हमारा चैप्टर चौथा चल रहा था, तो इसके कुछ क्वेश्चन अभी हमने कवर कर दिए और बाकी के कुछ क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कवर करेंगे या तो कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो याद से वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई डाउट है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।